तो कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। तो गाइस लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा अ पिंच ऑफ स्नफ, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत मस्ती मारी, नानू काका के कैरेक्टर को देखा और देखा कि नानू काका कितनी मतलब मस्त तरह के कैरेक्टर हैं। और पिंच जो है उससे रिलेटेड आप सभी ने मिलकर के मेरी नाक बचा ली थोड़ी सी सर के सामने, क्योंकि निखिल सर से और साथ में राहुल सर से जब संडे वार्ता हुई थी, संडे वार्ता में बातचीत हुई, तब हमें ये देखने को मिला कि भैया पिंच ऑफ स्नफ में पिंच वर्ड जो है वो हमारे बहुत काम आया। तब तक के लिए मैं इसका परिचय मात्र दे देता हूँ, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तब तक मेरे 200 लाइक कर दो, जैसे 200 लाइक होंगे फिर सीधा हम अपनी स्टोरी स्टाइल पे पहुंच जाएंगे। तो गाइज बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत महान वक्ता हुए हैं, बहुत महान समाज सेवी हुए हैं, जो किसी ना किसी तरह के आंदोलन में भाग लेते रहे हैं। और आंदोलन में जब उन्हें मौका मिलता है अपने विचारों को प्रकट करने का, तो अपने विचारों को वो प्रकट करते हैं एक भाषण के माध्यम से, एक भाषण देते हैं। ऐसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी, एक बहुत ही फेमस स्पीच के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फटाफट से कमेंट में मुझे बताओ कौन सा चैप्टर था जो स्पीच था, जिस स्पीच को हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, सुना था, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन देखा था, सब कुछ कर चुके हैं उसका। किसकी स्पीच थी, कौन सी स्पीच थी, मुझे फटाफट से बताएंगे, ठीक है। तो उसी तरह की एक और ये स्पीच है, और ये जो महाशय आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है रेवरेंड किंग मार्टिन लूथर जूनियर, ठीक है। तो रेवरेंड कौन होता है, रेवरेंड किसके आगे लगाया जाता है, तो जो जिसे हम लोग कहते हैं चर्च में जो फादर होते हैं, जो प्रीस्ट का काम करते हैं, उनके नाम के आगे रेवरेंड लगाया जाता है। अच्छा, इनका नाम तो है किंग मार्टिन लूथर, इनके नाम के आगे जूनियर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इनके पिता का नाम भी यही था, किंग मार्टिन लूथर। तो उनके बारे में जब बात की जाती है तब हम कहते हैं सीनियर, और इनके बारे में जब बात की जाती है तब हम कहते हैं जूनियर। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि राजा का नाम विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। इसका मतलब क्या है, एक के बाद एक अलग अलग समय पर विग्रह राज हुए हैं। जो सबसे पहले विग्रह राज हुए उनको हम प्रथम कह देते हैं, उनके बाद वालों को द्वितीय तृतीय कह देते हैं। भारत तो भैया हो क्या रहा है, तो किंग मार्टिन लूथर जो हैं वो वॉशिंगटन के अंदर एक मार्च को संबोधित करते हैं। ये हमारे कौन है, किंग लूथर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। मार्च के अंदर वॉशिंगटन में इन्होंने जॉब और फ्रीडम के लिए 28 अगस्त 1963 को ये स्पीच दी थी। तो यहां पर क्या हुआ कि वास्तविकता क्या है, यहाँ का थोड़ा सिनेरियो समझ लेते हैं। सिनेरियो समझने का क्या मतलब है कि इससे 100 साल पहले जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बात कही कि भैया अब हमें जो अश्वेत लोगों की जो गुलामी प्रथा है उसे खत्म कर देना चाहिए और उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देना चाहिए, और अमेरिका में उन्हें बराबर का स्थान देना चाहिए। तो गुलामी प्रथा से स्वतंत्र कराने की जो बात कही थी उस समय के राष्ट्रपति महोदय ने, वो काम तो हो गया, गुलामी प्रथा तो खत्म हो गई, गुलामी प्रथा नहीं रही। यानी कि जो पहले स्लेव्स बनाया जाता था, अश्वेत लोगों को गुलाम के रूप में खरीदा या बेचा जाता था, उस प्रथा को तो उन्होंने 100 साल पहले बंद कर दिया। लेकिन क्या वास्तविकता में, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं 1963 की, तो क्या 100 साल, लगभग 100 साल के बाद भी यहां पर अमेरिका में अश्वेत लोगों को क्या समानता या स्वतंत्रता या इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ था? तो उत्तर यह आता है कि उन्हें समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे थे। अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग तरह का भेदभाव जो कि रेस के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, वो अभी भी महसूस कर रहे थे। उस समय में इन्होंने ये स्पीच कहां दी थी, देखो मैं आपको बताता हूं, अभी आएगा ये, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो लिंकन मेमोरियल जो है, ठीक है, लिंकन, अब्राहम लिंकन जो है, जिन्होंने 100 साल पहले ये वादा किया था कि भैया सब सही हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, उन्हीं अब्राहम लिंकन का जो मेमोरियल है, उनकी याद में जो मेमोरियल बनाया गया, उसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर के इन्होंने ये भाषण दिया था। और इस भाषण का नाम क्या था, इस भाषण का नाम था आई हैव अ ड्रीम। यानी कि हालांकि भाषण को पहले नाम नहीं दिया जाता है, जब किसी महापुरुष का कोई भाषण बाद में प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो राष्ट्रपति भाषण था उसको भी बाद में हम लोगों ने एक नाम दिया था, है ना, चाहे वो नेहरू जी ने दिया हो,
चाहे वो जाकिर हुसैन सर ने दिया हो। तो किसी भी महान व्यक्ति के द्वारा जब भाषण दिया जाता है तो बाद में वो क्या होता है, जब वो प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर किंग मार्टिन लूथर जो है या मार्टिन लूथर जो है वो बार बार बात करते हैं कि भैया किस तरीके से भेदभाव हम लोग देख रहे हैं। आज आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे इलाकों से आए हैं जहां पर आपकी जाति, आपके नस्ल, आपके रंग के आधार पर आपसे भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पुलिस वाले मारते पीटते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज ने अपने बीच में कोई स्थान नहीं दे रखा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद जेल से निकल के ही सीधे यहाँ पर इस मार्च में, रैली में आए हैं। कोई व्यक्ति बता सकता है कि इस रैली के अंदर लगभग लगभग कितने लोग होंगे? यहाँ पर कुल हमें जो संख्या दिखाई दे रही है ये लोग हैं 2,50,000 लोग हैं। लगभग लगभग 2.5 लाख की पीपल या क्राउड यहां पर है। 2.5 लाख लोग। अवसर की समानता, जॉब्स में अवसर की समानता मांगने के लिए कि भैया अध्ययन के अवसर हैं, पढ़ाई के अवसर हैं या अन्य अवसर जो नौकरियों के अवसर हैं उनमें हमें समानता दी जानी चाहिए। यानी कि जितना श्वेत लोगों को अवसर मिलता है उतना ही अश्वेत लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। ये नस्ल के आधार पर भेदभाव या नस्ल के आधार पर जो बांटा गया है लोगों को, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। कि मार्टिन लूथर जो है वो इस बारे में यहाँ पर बात करते हैं या इस चीज पर यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है क्या? लगभग लगभग 2.5 लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं कि भैया किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म हुआ था 1929 में और 1968 में इनका निधन हो गया था। क्या कोई बता सकता है, किसी ने अगर पढ़ा हो, थोड़ा देखा हो, किसी के स्कूल में हुआ हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है अपने सामाजिक कार्यों को लेकर के या फिर राजनीतिक कार्यों को लेकर के, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक कल्याण के कार्य में लगा हो और काफी प्रसिद्ध अपने क्षेत्र का व्यक्ति हो, यदि उसकी हत्या कर दी जाती है उस कार्य की वजह से, खास करके हत्या क्यों होगी? क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूं लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने हत्या कर दी। सिंपल सी बात है भाई, क्यों ही हत्या करेंगे? बाकी जिनके लिए वो काम कर रहे हैं वो तो हत्या करेंगे नहीं, जिनके विरुद्ध वो काम कर रहे हैं यानी कि जो श्वेत लोग होंगे, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, जो श्वेत लोग होंगे उन्होंने ही हत्या की होगी कि भाई ये हमारे अवसर छीन करके अश्वेत लोगों को दे देंगे। अश्वेत का मतलब जिनकी स्किन का कलर जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है वो अश्वेत कहलाते हैं, और जो गोरे होते हैं, बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, बिल्कुल सफेद कागज की तरह दिखाई देते हैं, वो श्वेत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आता है? अब बैप्टिस्ट मतलब कौन होता है कि ईसाई धर्म में गुरु दीक्षा देने वाले व्यक्ति को बैप्टिस्ट कहा जाता है। तो यहां पर मार्टिन लूथर, मैंने पहले ही बताया था कि ईसाई धर्म के अंदर फादर थे, तो एक बैप्टिस्ट हैं यानी कि वे एक ईसाई धर्म की दीक्षा देने वाले गुरु हैं। मिनिस्टर हैं बाय ट्रेनिंग, यानी कि बैप्टिस्ट मिनिस्टर हैं ट्रेनिंग के जरिए, यानी उन्हें इस चीज के लिए बचपन से ट्रेन किया गया है। बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि जो लोगों के, आम लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा के लिए जो व्यक्ति किसी तरह का आंदोलन करता है, एक्टिविटी करता है, उसे सिविल राइट एक्टिविस्ट कहा जाता है। अर्ली इन हिज करियर, प्रारंभिक दौर में अपने करियर के वो यही काम करते थे। लीडिंग द मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट, और उन्होंने लीड किया था मतलब क्या किया था? उन्होंने नेतृत्व का कार्य किया था। किस चीज का नेतृत्व किया था? मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट जो है, इस नाम से एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के नेता थे। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और इन्होंने सहायता की थी कि इन्हें प्राप्त हो सके सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप जो है कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्हें स्थान मिल सके। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, इनका गांधी जी का इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो गांधी जी का इन पर प्रभाव था मतलब गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, गांधी जी का जो जीवन दर्शन था, किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से आंदोलन करना है, किस तरह से आज़ादी प्राप्त करनी है, किस तरह से अपनी बातें मनवानी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी, यानी गांधी जी का इन पर बहुत प्रभाव था। इनकी फिलॉसफी में यानी इनके जीवन दर्शन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, मतलब ये बहुत ही प्रभावित थे। किस चीज से प्रभावित थे? तो गांधी जी के इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे। ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, कि इन्हें विरोध तो करना है लेकिन वो विरोध कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंस होना चाहिए, यानी कि अहिंसात्मक होना चाहिए।
अहिंसात्मक विरोध के अंदर ये विश्वास रखते थे। ब्रॉट हिम टू वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और इसी फिलॉसफी में विश्वास करने के लिए विश्व स्तर पर, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में लोग इनके प्रति आकर्षित हो रहे थे या लोग इन पर ध्यान दे रहे थे। इन 1964 1964 के अंदर किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पर 1964 के वर्ष में किंग जो है, किंग मतलब मार्टिन लूथर की बात हो रही है, जूनियर की, ये सबसे युवा व्यक्ति बने थे, सबसे जवान, सबसे कम आयु वाले व्यक्ति बने थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज तो सभी लोग जानते ही हैं। इनके प्रयासों के लिए कि इन्होंने पृथक्करण को और नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, तो नस्लवादी भेदभाव को और पृथक्करण की जो नीति थी उसको समाप्त करने का इन्होंने जो प्रयास किए थे, उन प्रयासों के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था कि बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं आप, बहुत ही नैतिक काम कर रहे हैं इस दुनिया के लिए। तो ऐसे लोग जो कोई ऐसा कार्य करे जिस कार्य का प्रभाव ना केवल कुछ लोगों पर हो बल्कि पूरी सभ्यता पर हो, पूरी मानव प्रजाति पर हो, ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता था। तो यहां पर किंग मार्टिन लूथर जो हैं उन्होंने ऐसा प्रयास किया था, और जिस तरीके से वो अपने आप को लगाए रखते थे कि भाई सिविल राइट्स, यानी कि किसी भी, अगर हम कहें कि भाई जैसे हमारे सिविल राइट्स हैं, हमारे सिविल राइट्स मतलब हमारे अधिकार है, मूल अधिकार हैं, तो जो मूल अधिकार है, अगर कोई मेरे मूल अधिकार का हनन कर रहा है और मैं अकेला उससे नहीं लड़ पा रहा और मेरे लिए एक नेता खड़ा हो गया जो मेरे और मेरे जैसे लोगों की आवाज बन रहा है और वर्ल्ड वाइड फेमस है, यानी कि विश्व स्तर पर लोग उसे जानते भी हैं, प्रसिद्धि भी है उसकी, लोग उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, उतनी उसमें बात करने की कला भी है, बात को कहने की कला भी है। अच्छा, सामान्यतः अपने क्या होता है कि भाई ये बात मान रहा है, नहीं मान लट निकाल रहे, इसको अभी मना के आएंगे, सामान्यतः यही होता है। हिंसा कमजोर लोगों का हथियार है, जिनमें आत्मबल की कमी होती है, जिनमें विल पावर की कमी होती है, जिनमें लंबा चलने का जोर नहीं होता, वो हिंसा का सहारा लेते हैं। उनको हिंसा ही समझ में आती है कि यार चलो ये काम करना है, सामने वाले को बोला मेरा काम कर दे, सामने वाले ने मना कर दिया, उठा के झापड़ मार दिया। तो सबसे पहले स्तर पर अगर कोई व्यक्ति हिंसा का चयन कर रहा है, मान लीजिए मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर या फिलोसफिकल लेवल पर, उससे कमजोर इंसान, उससे डरपोक इंसान, उससे बुज़दिल इंसान और कोई भी नहीं है। अहिंसा का पालन करने के लिए बहुत शक्ति लगती है, बहुत जान लगती है। दो सिविल ओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंस वेज, और किस चीज के माध्यम से, थ्रू का मतलब क्या होता है, किस चीज के माध्यम से उन्होंने करने का प्रयास किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वही हिंदी में अपन बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल यानी कि सभ्यता के साथ, विनम्रता के साथ, डिसोबीडियंस अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ऐसा मूवमेंट उन्होंने चलाया, और दूसरे नॉन वायलेंट तरीकों से उन्होंने इस कार्य को करने का प्रयास किया। किंग वॉज एसिसिनेटेड, एसिसिनेटेड का मतलब होता है हत्या हो जाना। इनकी हत्या हो गई थी ऑन अप्रैल 4 1968 को मेम्फिस के अंदर। तो 4 अप्रैल 1968 को इनको मार दिया गया था, इनको समाप्त कर दिया गया था। कहां पर, मेम्फिस नामक जगह पर, जो कि टेनेसी के अंदर आता है। किंग जो है, किंग मार्टिन लूथर जो है, उन्होंने और भी रचनाएं की थी। उनकी रचनाओं में कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है, स्ट्रेंथ टू लव जो इन्होंने 1953 में लिखी थी, स्ट्राइड टूवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टेगोमेरी स्टोरी जो कि 1958 में, वाई वी कांट वेट 1964 में, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, क्योस और कम्युनिटी, ये इन्होंने 1968 में लिखी थी। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम, ये वास्तविकता में क्या है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक भाषण है, 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू। कारण क्या है, और कुछ छोटे छोटे नहीं, छोटे एमसीक्यूज में एक भी नंबर नहीं छोड़ना हमें। हमारा आधा क्वेश्चन पेपर जो आएगा 50% मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज के। सेकंड पेपर में कोई बोले सर मैं आंसर ठीक से लिख नहीं पाया, एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, फलाना नहीं हो पाया, ढिमकाना नहीं हो पाया, तो वहां पर मैं दिमाग लगाऊंगा, उस पर मैं मेहनत करूंगा। लेकिन साल भर एक चीज को तो मैं खींच के रखूंगा, बिल्कुल ऐसे तान के खींच के रखूंगा। एमसीक्यूज में से एक भी नंबर जाने नहीं देना है, चाहे स्थिति कुछ भी हो।
50 नंबर मतलब 50 नंबर, 50 नंबर का एमसीक्यू पूरा चाहिए, एक नंबर नहीं हिल सकता उसमें से, चाहे कुछ भी हो जाए। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है वो क्या है, वो कैपिटल है ना, कहाँ का, अमेरिका का, यूएसए का कैपिटल है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी सॉरी। तो लिंकन मेमोरियल जो है उसकी स्टेप्स का मतलब क्या होता है, उसकी सीढ़ियों पर उन्होंने ये भाषण दिया था। कब दिया था, अगस्त 28, 1963 को। अब ये हमें थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड, थोड़ा सा हम बस इसको और देखेंगे कि भैया उस स्पीच में बेसिकली उन्होंने बात क्या की। तो बातें उन्होंने बहुत सारी की, लास्ट में उन्होंने एक छोटा सा कविता भी गाई, एक छोटा सा गीत भी गाया। उन्होंने ये भी कहा कि सामान्यतः जैसे ये पहाड़ है और पहाड़ों के नीचे वाला ये जो इलाका होता है इसको क्या कहते हैं, घाटी, वैली। तो ये कहते हैं कि ये पहाड़ झुककर नीचे हो जाएंगे और ये घाटी उठकर ऊपर हो जाएगी। ऐसा कभी होता है क्या, घाटी कभी ऊपर होती है क्या, पहाड़ कभी नीचे होता है क्या? लेकिन ये सिंबलाइज्ड है, क्या है ये, सिंबलाइज्ड है, ये प्रतीकात्मक है, इसको प्रतीक की तरह कहा उन्होंने कहा कि भाई एक दिन आएगा ये गुरूर मगरूर जो पहाड़ है ये झुक जाएंगे और ये घाटियां जो है इन पहाड़ों से ऊंची हो जाएगी। और जब वो ये बात कहते हैं तब समझ में आता है कि जो लोग अपने आप को ऊंचा मानकर बैठे हैं, एक समय आएगा कि उन तथाकथित ऊंचे लोगों को झुकना होगा और ये जो नीचे घाटियां हैं, यानी कि हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे वंचित लोग, हमारे जैसे लोग जिन्हें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जिनके अधिकारों को, जिनके सिविल राइट्स का लगातार हनन किया जा रहा है, वो लोग एक दिन इन पहाड़ों से ऊंचे हो जाएंगे। एक समय आएगा और हमने देखा वो समय आया, हमने देखा, ऐसा नहीं था वो समय नहीं आया, बिल्कुल वो समय आया जब बराक ओबामा जो है पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे यूएसए के। अश्वेत लोगों के बीच में, यानी ब्लैक्स के बीच में जो खुशी की लहर थी, जो आत्मविश्वास का स्तर था, वो आत्मविश्वास का स्तर बहुत अलग तरीके से बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुंचा। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि अब हमारी बारी आई है बेटा, अब हम तुम्हें बताएंगे, तुम लोगों ने बहुत 150-200 साल राज किया ना, हमारे को बहुत परेशान किया, श्वेत लोग, तुम लोगों अश्वेतों को बहुत परेशान किया, अब बेटा हमारी लट है और तुम्हारी दौड़ है, अब तुम आगे आगे दौड़ो, पीछे पीछे लट हम ही भाजेंगे तुम्हारे, ठीक है, अब तुम्हारे में बजेंगे लट माते ही माते में। नहीं, उनका भी उस समय यही भाव था कि अब हम समानता से रहेंगे, अब अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो मुझे नौकरी मिलेगी, किसी और के अच्छे नंबर आए तो उसको नौकरी मिलेगी, समानता का अवसर हमें प्राप्त अब होगा, अब हमें यहां पर समानता मिलेगी। उस वजह से वो लोग बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी सरकार को देख रहे थे। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग एलाबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, और अपनी स्पीच के अंदर, यानी कि अपने इस भाषण के दौरान वे बात करते हैं अपने ड्रीम की, अपने सपने की। इसलिए तो चैप्टर का नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक सपना है। क्या सपना है अगर कोई पलट के पूछे तो वो एलाबामा, जहां पर ज्यादातर अश्वेत लोग रहते हैं, सारे अश्वेत लोग रहते हैं, उसे वह एक विकसित राज्य की तरह देखना चाहते हैं। और विकसित राज्य की परिभाषा क्या है, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक, जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र हो नस्लवादी या जातिवादी डिस्टिंक्शन यानी भेदभाव से, जो कि श्वेतों और अश्वेतों के बीच में किया जा रहा है। द स्पीच हैड द ह्यूज इंपैक्ट इन राइजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, और ये जो स्पीच थी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत गहरा, प्रभावशाली थी, बहुत ज्यादा इस पर जोर पड़ा लोगों पर। राइजिंग जो कि उठा रहे थे, पब्लिक कॉन्शियसनेस यानी कि लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। क्या कर रहे थे वो, लोगों में जागरूकता फैला रहे थे फॉर सिविल राइट्स, यानी कि हमारे मूल अधिकारों के विषय में, ऐसे मूवमेंट्स के विषय में। एंड एस्टेब्लिशिंग, और एस्टेब्लिश कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और साथ ही साथ वो स्थापना कर रहे थे किंग मार्टिन लूथर जूनियर की। किस रूप में, कि आज तक अमेरिका के इतिहास में जितने अच्छे अच्छे शानदार वक्ता हुए हैं, जो भाषण देने वाले हुए हैं, जिनमें बोलने की कला अद्भुत है, उनमें से एक वो हैं। ठीक है, यानी कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें भाषण देने की कला होती है या बोलने की कला होती है,
अच्छे स्पीकर जो बन सकते हैं, तो यहां पर कहा गया कि भैया वो ऐसे अच्छे स्पीकर्स में से एक थे। बोलो हाँ कि ना। तो फटाफट से इस शॉर्ट समरी को देखेंगे तो यहां पर हमें पता चलेगा कि इस बारे में क्या है। किंग्स स्पीच वॉज कॉल फॉर अ रेशियल रिकॉग्निंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पर रेशियल रिकॉग्निंग यानी कि नस्लवादी जो भेदभाव उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने सभी को पुकारा था। कॉल यानी कि सभी का क्या किया था, अपन हिंदी में बोलते हैं आह्वान किया था। ठीक है, आह्वान किया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एंड टू रेसिज्म, कि रेसिज्म जो है, नस्लवाद जो है, उसको समाप्त किया जाए। एंड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और साथ ही साथ सिविल यानी कि जो मूल अधिकार है वो भी मिले, और जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक तौर पर प्रगति करने के जो अधिकार है उनमें भी समानता मिले। He delivered the speech with a tone of hope and determination. उन्होंने जो स्पीच दी थी उस स्पीच की टोन कैसी थी, उसकी भाषा कैसी थी, बोलने का तरीका कैसा था। तो उनके बोलने के तरीके में लोगों को उकसाने वाली भावना नहीं थी कि आ जाओ लड़ाई झगड़ा कर देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, नाश मचा देंगे आज तो यहाँ पे, वो नहीं था। उम्मीद जता रहे थे, वो एक होप दिखा रहे थे कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दृढ़ निश्चय दिखा रहे थे कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए हम कृत संकल्प हैं, हम लोग दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, पूरा अपना मन बना चुके हैं कि ये सब होगा। टू कन्विंस पीपल ऑफ कलर टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड टू परसुएट सिटीजन्स दैट ऑल लाइफ मैटर्स। ये बहुत अमेरिका का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्लोगन्स में से एक है ये। तो वहां पर वो क्या कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे, मना रहे थे, राजी कर रहे थे लोगों को, अलग अलग रंग के कलर ऑफ कलर यानी कि अश्वेत लोगों को, कि वो फाइट करें, युद्ध लड़ें। युद्ध मतलब हिंसा से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से इस जंग में साथ दें, कि वो अपने अधिकारों के लिए युद्ध करें और परसुएट करें। परसुएट करने का मतलब राजी करना होता है, कन्विंस का मतलब भी राजी करना है या मनाना, परसुएट का मतलब भी राजी करना है या मनाना। सिटीजन्स को इस चीज के लिए मनाए कि भाई ऑल लाइफ मैटर्स, जितने तरह के लोग हैं दुनिया में, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग जाति के हैं, प्रजाति के हैं, लिंग के हैं, धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, पंथ के हैं, मजहब के हैं, वो सभी लाइफ मैटर करती है। जीव तो मनुष्य का जीव है, चाहे वो श्वेत है तो भी जीव, चाहे वो अश्वेत है तो भी जीव। तो सभी लोगों के जीवन का समान महत्व है, एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और उनके साथ समान बर्ताव या समान व्यवहार किया जाना चाहिए। किंग ऑल्सो आउटलाइन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रेशियल इनजस्टिस इन अमेरिका, और वह ये भी दर्शाते हैं कि कितना लंबा इतिहास है नस्लवादी भेदभाव का, अन्याय का अमेरिका में। एंड एनकरेज्ड, और वो प्रोत्साहित करते हैं हिज ऑडियंस, अपने श्रोता गणों को, टू होल्ड देयर कंट्री, कि वो अपने देश से जुड़े रहें, अपने देश से लगे रहें। कंट्री अकाउंटेबल टू इट्स ओन फाउंडिंग प्रोमिसेस, कि भैया कंट्री जो है, हमारा देश जो है, उसे लगा रहना है, जुड़ा रहना है, पूरा करना है जो उनका फाउंडिंग प्रॉमिस था। फाउंडिंग प्रॉमिस यानी कि जब अमेरिका की स्थापना हो रही थी, तो अमेरिका की स्थापना, एक स्वतंत्र अमेरिका की स्थापना के समय में जो अमेरिका ने वादा किया था अश्वेत लोगों से, वो अश्वेत लोगों से किया गया वादा उन्हें निभाना है। किस चीज का वादा था? फ्रीडम का, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, सभी लोगों को न्याय मिलेगा, सभी लोगों को समानता मिलेगी। तो ये चीज यहां पर हमें करनी है, जो हमें कहा गया है कि भाई आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों के लिए किया जाएगा, लेकिन हमें दिया नहीं गया, हमारे लिए किया नहीं गया। क्या? स्वतंत्रता, न्याय और समानता। ये हमसे वादे किए गए थे जब अमेरिका की स्थापना हुई थी। लेकिन अमेरिका की स्थापना के साथ किए गए वादे, जो फाउंडिंग प्रोमिसेस हैं, वो हमारे साथ पूरे नहीं किए गए। आशा, उम्मीद, दृढ़ निश्चय के साथ अहिंसात्मक तरीके से हमारी जंग जारी रहेगी, हम लगे रहेंगे जब तक ये अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता हमें नहीं मिल जाते। ये हमारा पूरा का पूरा सारांश है एक स्टोरी स्टाइल के अंदर, कि भैया कैसे सारी चीजें ठीक तरीके से हों कि हमें समानता का अवसर मिले। एक स्वतंत्र देश में जब वहीं के लोग शासन कर रहे हों और वहीं पर जब सिविल राइट्स के लिए जंग छिड़ती है ना, तो सामान्यतः आपने 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में भी देखा होगा कि एक श्रीलंका का जो केस था कि सिनेला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच में बड़ा भेदभाव था। तो जहां पर भी सरकार नस्लवादी तरीके से, सरकार या सरकार की कोई भी एजेंसी, भाई पुलिस वाले कुछ भी करते हैं तो अपन ये कहते हैं ना कि राजस्थान सरकार ने ऐसा किया,
राइट। वो तो नाम तो सरकार का ही आता है, सरकार की कोई भी एजेंसी करे काम, नाम सरकार का ही आएगा, ठीक है। ये फिक्स है मामला, क्योंकि सरकार चाहे तो अपनी एजेंसी को रोक सकती है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि एक पक्ष को फायदा देने का प्रयास किया जाए और दूसरे पक्ष से मूलभूत आवश्यकताओं वाले जो अधिकार हैं वो भी छीन लिए जाएं, तो वहां पर समस्या पैदा होगी। और ऐसे अधिकार सामान्यतः अर्थ से संबंधित होते हैं, पैसों से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? सामान्य अर्थ में पैसों से जुड़े हुए, कि एक पक्ष को पैसा कमाने का अवसर मिल रहा है और दूसरा पक्ष जो है वो पैसा नहीं कमा पा रहा। ऐसा नहीं है कि उसमें योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसे काम आता नहीं या वो करना नहीं चाहता, ऐसा है कि उसको अवसर ही नहीं मिल रहा। जैसे कि एक बीए बीएड का एक टीचर, दोनों टीचर गए इंटरव्यू देने, दोनों का इंटरव्यू एक समान, दोनों के नंबर एक समान, दोनों की योग्यता एक समान, लेकिन एक को नौकरी दी गई, दूसरे को नौकरी नहीं दी गई। एक को नौकरी दी गई उसकी स्किन का कलर देख करके, और दूसरे को नौकरी नहीं दी गई उसकी स्किन का कलर देख के। तो यहां पर क्या है, ये आर्थिक आधार पर, यानी आर्थिक आधार पर कोई भी अगर समूह है, अगर वो आर्थिक आधार पर संपन्न है, तो डेफिनेटली वो पावर में रहेगा, है ना। 3 तरह की मूलभूत शक्तियां होती है, शारीरिक शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है और राजनीतिक शक्ति होती है। मैं तो ये 3 ही जानता हूं, ठीक है, और भी हो सकती होगी, मतलब मैं इन 3 को तो मानता हूं कि ये तो है। आर्थिक शक्ति भी होती है, राजनीतिक शक्ति भी होती है, और साथ ही साथ आपकी मसल पावर भी होती है। मसल पावर यानी कि शारीरिक शक्ति। तो 3 तरह की शक्तियों में से अगर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो वो बाकी की 2 शक्तियों को अवेल कर सकता है, ये सामान्यतः माना जाता है। तो जहां पर भी इकोनॉमिक तौर पर एक वर्ग को फायदा पहुंचाया जाएगा, दूसरे वर्ग को नकारा जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, वहां समस्या होगी ही होगी। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो कोई सा भी देश हो ना यार, भाई आपको समान नागरिक के अनुसार सभी को देखना होगा, सभी के मध्य समानता होनी ही चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कल हम लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। बाकी एक छोटी सी बात मैंने यहाँ लिखी है, आपने पढ़ी ली होंगे, कि ये जो पेज है, इस पेज से संबंधित 20 वर्ड मीनिंग आपको लिखना है हिंदी में। ये एक मेरे से गलती हो गई थी, यहाँ पे कॉल का आह्वान मैंने लिख दिया था, लेकिन लिखते ही मेरे को आभास हो गया कि ये नहीं लिखना था, क्योंकि लास्ट में होमवर्क दे के जाना है। वर्ड मीनिंग सभी लोग तैयार करके रखेंगे। चलिए कल मिलते हैं।